नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पहले चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को, जो कि पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें इस एक लेक्चर में हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से RO ARO प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड कोर्स बनाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब बहुत कम समय बचा है इस परीक्षा के नोटिफिकेशन को जारी होने में, और इसका एक अर्थ ये भी है कि अब आपके पास इस परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद कम समय बचा हुआ है, और ऐसे में अब कमर कस के ठीक प्रकार से पढ़ाई शुरू करने का समय है। नहीं तो नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते टाइम हाथ से निकलता जाएगा और अचानक से नोटिफिकेशन और परीक्षा का डेट आ जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। तो ऐसे में अगर आप एक ही जगह से संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं RO ARO प्रीलिम्स की, मेंस की, तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स मेंस का कंबाइंड बैच है, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स के पूरे पेपर की तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन की प्रैक्टिस, निबंध लेखन की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। इसमें ओवरऑल सब कुछ आपको मिलेगा जो कि इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यक है। तो ऐसे में अगर आपकी रुचि हो तो आप RO ARO प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स या RO ARO फाउंडेशन कोर्स या बैच लिख करके इस नंबर 9567425546 पर व्हाट्सएप कर देंगे। सारी डिटेल इस कोर्स से जुड़ी हुई आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत लंबी बात हुई कोर्स से रिलेटेड। अब सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? अब ये देखिए, पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में, अब ये हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ PCS प्री 2004 का प्रश्न है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो हम जानते हैं कि वास्को डिगामा कालीकट पर आया 1498 में। अब्दुल मनीद एक नाविक था, उसकी सहायता से उसके पथ प्रदर्शन में ये कालीकट पर आया वास्को डिगामा, और उस समय वहां का जो स्थानीय शासक था जमोरिन, उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया है। ये एक बहुत बड़ा कार्य था जिसे कि वास्को डिगामा ने करके दिखा दिया, और इसी के कारण से, हालांकि ये कोई ठीक तथ्य नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, या ऐसे प्रश्न भी पूछा किसने किसने भारत की खोज की। ठीक है, तो वास्को डिगामा एक नए रास्ते से भारत आया था, और ये एक बड़ी क्रांतियों में से इसने एक को अंजाम दिया था कि ये पूरी तरीके से समुद्र के रास्ते ही भारत पहुंचा। नहीं तो उससे पहले यूरोप से जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी और लाल सागर वाले रास्ते से, कुछ दूरी पे समुद्र से, फिर स्थल मार्ग, फिर समुद्र, ऐसे करके यूरोप पहुंचता था। तो ये एक बड़ी खोज उस समय की मानी जाती है। तो ये क्रांतिकारी कार्य करने वाला वास्को डिगामा था जो 1498 में कालीकट पहुंचा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से कोर्स में एक एक चीजों को पढ़ते हैं और पूरी कड़ी जोड़ते जोड़ते कहानी बनाते हुए चीजों को हम समझते हैं। तो हम देखते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का अधिकार हो गया। इससे पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। तुर्की के नियंत्रण को
हटाने के लिए एक नए मार्ग को खोजने की आवश्यकता हुई। तो इस खोज में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों ने इसको सहयोग किया। फिर कैसे पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियाज उत्तमाशांतरी यानी केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा, और उसके बाद फिर क्रिस्टोफर कोलंबस निकला भारत की खोज के लिए, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया। और फाइनली 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट पहुंचा। और उसके बाद फिर कैसे फिर पेट्रो अल्ब्रेज क्रेबल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान आया, और केवल 5 वर्ष के अंदर ही पुर्तगालियों का पहला दुर्ग यानी फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित हो गई। और उसके बाद ये पूरा आप देखें तो ये पूरा एक कहानी की तरह हमने पढ़ाया और समझाया हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो निम्न में से नीली जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी जुड़ा हुआ है अल्मीडा से, जो कि भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। आप जैसा कि देख सकते हैं इसी चार्ट में पूरी डिटेलिंग यहां पे दी हुई है। हमने लिखा है कि फ्रांसिस्को अल्मीडा पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बना 1505 में, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अब ये शांत जल की नीति क्या थी इसे भी हमने विस्तार से समझा हुआ है। और इसके बाद फिर अल्फासो डी अल्बुबर्ग पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना। चलिए तीसरे प्रश्न पे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध किन देशों के लोगों ने किया? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और आप देख सकते हैं लगातार कितनी परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। ठीक है। इसका पूरा सीक्वेंस हम आगे जाके प्रश्न आएगा तो समझेंगे। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ठीक है, सेम उसी तरह का प्रश्न। तो निश्चित रूप से वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। अगला, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का प्रथम वायसराय या गवर्नर कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डिगामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। तो हमने देखा कि अल्मीडा पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बना। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन और डी डॉन अल्मेदा। अब देखिए इसमें जितने भी नाम हैं ईसाई नाम ही हमें दिख रहे हैं, एक जमोरिन को छोड़ करके। तो सी हमारा उत्तर है। जमोरिन वहां के शासक थे, उन्होंने ही वास्को डिगामा का कालीकट पे स्वागत किया था। सी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? तो समुद्री यात्री हैं, और सूची 2 में क्या है? तो देश हैं। वो समुद्री यात्री किस देश से संबंधित थे, इनका ही हमें सुमेलन करना है। और ये प्रश्न IAS प्री 2000 में पूछा गया है। तो अब इसमें देखें, सबसे आसान, हम इस ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि सबसे आसान से प्रारंभ करते हैं और फिर ऑप्शन देखते हैं। तो वास्को डिगामा, ये तो पुर्तगाल हमें पता ही है। तो ए का 2, और ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? देखिए ए का 2 हमें केवल बी में दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसका उत्तर जो है वो बी है। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल से है, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से है, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से है, और तस्मान हालैंड से है। तो हम ऑप्शन में देखें तो ए का 2 वास्को डिगामा पुर्तगाल, बी का 1 क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, सी का 4 कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, और सॉरी ये दोनों सी हो गया है, ये डी है, डी तस्मान, डी का 3। तो ये बी हमारा उत्तर है। एक ऑप्शन से ही इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता। अगला, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज, जॉर्ज ऑगस्टन। तो देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। इसे ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसी ने
यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था 1510 में। तो गोवा विजय भी इसी के द्वारा की गई, जो कि बाद में और भारत की आजादी के बाद तक पुर्तगाल के हाथ में रहा गोवा, और वही केंद्र रहा पुर्तगालियों का भारत में। तो बी हमारा उत्तर है। अब यहां पर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है कि 1509 में अल्फासो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना, और इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूरा सीधा सीधा जैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी तरह का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और आप देखें कि केवल 2-3 चार्ट की मदद से आप पूरा भारत में यूरोपीय प्रवेश को पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देखें लिखा है अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, और फिर किस तरीके से पुर्तगालियों का विस्तार हुआ वो आप देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब 4 कथन दिए गए हैं और प्रश्न भी है IAS प्री 2003 का। तो पहले कथन को देखें, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। अब अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमें समझ आता है कि इसमें से जो सी है वो तो इन जनरल बहुत कम लोग जानते होंगे इसका उत्तर कि यह सही है या गलत है। मान लीजिए यहां तक डी और बी ये दोनों तो क्रैक होने लायक हैं, लेकिन सी का पक्का कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रश्न में हमने पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, और ए में क्या लिखा है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो पुर्तगालियों ने 1510 पे गोवा पर कब्जा किया, 1499 नहीं। अब यह एक प्रसिद्ध तथ्य है, इसका उल्लेख चार्ट में भी किया गया था, अभी आपने देखा होगा। तो ऐसे में हमने देख लिया कि सही यही नहीं है। इसके बाद इन सब तथ्यों को हमने याद किया है, हमें याद है नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। अजीदी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में और डी गोवा में। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग या फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। तो 10th का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ये सब चार्ट में लिखा हुआ है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी ए बांदेल, बी चीनसूरा, सी हुगली और डी श्रीरामपुर। यूपीपीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो थी हुगली। सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। तो क्या है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपरोक्त में से कौन कौन सा कथन सही है। तो सही कौन सा कथन है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति जो पहली थी वो पुर्तगाली थे, ये असल में सत्य है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, असल में ये गलत है। फ्रांस के हाथ में पांडिचेरी आया 1673 में। इससे पहले यहां डचों का भी था। तो हम कह सकते हैं कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति डच थे और तीसरी शक्ति फ्रांस थे, हालांकि इसके बीच में डेन्स भी थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी
गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1793 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था और फिर पेरिस की संधि के बाद पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिला। तो ऐसे में यहां दो कथन, दूसरा और तीसरा गलत है और केवल एक कथन पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यह सही है। तो केवल एक सही है, यानी 13 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसवासियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने और डी अंग्रेजों ने। आईएएस प्री 1995 और फिर 65th बीपीएससी प्री 2019 में यह प्रश्न रिपीट हुआ। तो किस तरह से प्रश्न रिपीट होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाने वाले थे पुर्तगाली। तो 14 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जाब चारनाक, रोल्ड अंगियार और विलियम नॉरिस। तो निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जाब चारनाक को। तो 15 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखें तो स्पष्ट रूप से किस तरह से एक एक फैक्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है अच्छे तरीके से, ताकि आपको स्पष्ट रूप से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर आप देखें 1698 में बंगाल के मुगल सूबेदार अजीम उस्सान से अंग्रेजों को सूता, नाती, कालीकता और गोविंदपुरी की जमींदारी मिली। इन्हें मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई और कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाक को माना जाता है। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसका पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। तो अब आप देखें कि केवल एक बॉक्स में यह पूरी कहानी बता दी गई है कलकत्ता की। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट्स के माध्यम से हमने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे और डी दिल्ली। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है, बहुत लेटेस्ट ये प्रश्न है। तो आधुनिक भारत की हम बात करें तो प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में 1688 में। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है बी मद्रास। अगला, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच और डी डेनिस। आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है। तो देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाई 1599 में, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी थी। लेकिन यहां ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो हमें अंग्रेज दिख ही नहीं रहे हैं, तो इंग्लिश का नाम नहीं लिखा है। और अगर इंग्लिश का नाम नहीं लिखा है तो हम बी की बात करेंगे, डच। तो 17 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब सही पूछा जा रहा है, आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है। ठीक, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच औपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसमें से केवल बी सही है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगर हम इस इतिहास को पढ़ें तो हमें दिखेगा कि लगभग 100 वर्षों तक अपनी प्रभुता हिंद महासागर पे रखने के बाद, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पे रखने के बाद, पुर्तगालियों को बहुत तेजी से डचों ने उनका सफाया करना शुरू किया और उनके सारे महत्वपूर्ण स्थानों को जीतना, उनसे छीनना शुरू किया। तो 18 का हमारा उत्तर है बी। अब यहां पर आप देखें तो यहां पे लिखा है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में सन 1927 में हुई।
1653 में हुगली के निकट चिनसुरा में डच दुर्ग की स्थापना जिसे गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जाना गया, और 1663 डचों ने पुर्तगालियों से कोचीन छीनकर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, यहां पे देखिए मतलब सारे तथ्यों को इस तरीके से हमने समेटा हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के क्या राज थे? पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, तो निश्चित रूप से ये तो था ही। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, निश्चित रूप से यह भी था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, निश्चित रूप से। और नमक का एक कॉन्सेप्ट था कि हमने जिसका नमक खा लिया उसके साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे, और ऐसे में वो नमक चूंकि राष्ट्रीय भावना थी नहीं, तो अब बहुत अच्छे नौकर साबित हो रहे थे भारतीय, और अपने ही भाइयों पे गोली चलाने के लिए बराबर तैयार रह रहे थे। तो उपरोक्त तीनों, डी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? यूपीपीसीएस आरआई 2014 का प्रश्न है। अब आप देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से तथ्य किसी भी किताब में आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इनका कोई बहुत आधार नहीं है और न ही हम पढ़ने के क्रम में इनको पढ़ते हैं, लेकिन पूछा गया तो लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज और ओस्टेंड कंपनी, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है लिवेंट कंपनी। इसे स्थल मार्ग से व्यापार करने की इजाजत 1593 में मिली थी। हालांकि इससे जुड़े हुए तथ्य बहुत नहीं मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से भले तैयार कर लिया हो, बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, लेकिन उसके बाद भी उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 2-4 नए तथ्य निश्चित रूप से आपको पता चलते हैं। चूंकि मैं इस विषय को पढ़ाता हूं, बहुत गहराई से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, हर तथ्य बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो 2-4 नए तथ्यों से आप परिचित होंगे। इसलिए हम लोगों का काम है कि आपको जो है विषय भी अच्छे से पढ़ाया जाए और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हल कराए जाए, ताकि इस तरह के फैक्ट्स आपको पता चले। ठीक है, तो अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा, उस हिसाब से इस वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। लाइक्स बढ़ते हैं तो हमारी जो मनोदशा है वो भी मजबूत होती है, हम और मेहनत के लिए प्रेरित होते हैं। अगला, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर था, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। यूपीपीसीएस प्री 2012 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1599 में, और 1599 में गठन हुआ, तो निश्चित रूप से यहां पर भारत में उस समय अकबर का शासन था, जो कि गद्दी पर बैठा 1556 में, और 1605 में वो अपनी मृत्यु तक मुगल गद्दी पे बैठा रहा। तो ए हमारा उत्तर है अकबर। ठीक है, दूसरा प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो आईएएस प्री 2008 का प्रश्न है और फिर आईएएस प्री 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कारखाना मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में खोला गया। हालांकि इससे जुड़े हुए 2 तथ्य हैं। पहला तो ये है कि जहांगीर ने अंग्रेजों को कारखाना खोलने की इजाजत नहीं दी, तो सुदूर दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी कारखाना 1611 में खोल दिया। लेकिन स्वाली के युद्ध के पश्चात जहांगीर की आज्ञा से 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। तो यहां पर आप देखें तो इस पूरे चार्ट में हम अंग्रेजों के किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ और सारी चीजों को, उसके निर्माण से लेकर के आगे की कहानी, तो एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा नाम। इसकी स्थापना 1599 में हुई। दिसंबर 1600 में इसे मिल गया ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षीय चार्टर्ड यानी आज्ञा पत्र या शाही पत्र।
तो 1601 में जेम्स लेकेस्टर के नेतृत्व में प्रथम ब्रिटिश अभियान इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। फिर फाइनली 1608 में कैप्टन हाकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। ये 5 करोड़ का प्रश्न था केबीसी में एक बार कि कैप्टन हाकिंस किस जहाज से आया था, तो कैप्टन हाकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। पहला अंग्रेजी जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। इसके बाद कैप्टन हाकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। नहीं पता था हाकिंस को कि अब अकबर की मृत्यु हो गई और उसका बेटा जहांगीर अब दिल्ली की मुगल गद्दी पर बैठा है, तो वो पत्र जो लेकर आया था वो अकबर के नाम से ही था। तो जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया, इंग्लिश खान की उपाधि दी, लेकिन फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी। इसी बीच 1609 में चार्टर्ड अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। यहां 15 वर्ष के लिए मिला था, तो अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली अंग्रेजी अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई और इसी समय 1611 में हुआ स्वाली का युद्ध और इस युद्ध में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। और ये खबर जहांगीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसे समझ आ गया कि अंग्रेजों में दम है और ये पुर्तगालियों को काउंटर कर सकते हैं। और ऐसे में जैसे ही स्वाली में अंग्रेजों ने अपना दम दिखाया, उसके बाद जहांगीर ने आज्ञा दी, तो जहांगीर की आज्ञा से सूरत में पहली स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हुई। और फिर इसके बाद सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा और बहुत सारी रियायतें प्राप्त की। 1623 तक सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी फैक्ट्रियों की स्थापना हुई और फिर बंगाल में आगे की कहानी इस तरह से चलती रही। ठीक है, चलिए। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? ए गोवा में, बी बंगाल में, सी आरकोट में और डी सूरत में। तो निश्चित रूप से भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की सूरत में। तो 23 का उत्तर है हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या के कारखाने स्थित था या थे? ए भरूच, 2 चिकाकोल और 3 त्रिचनोपल्ली। अब ये निश्चित रूप से बेहद कठिन प्रश्न है, इसे आसान प्रश्न की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते हैं। तो केवल एक और 2, केवल 3 और डी 2 और 3। तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में भरूच में ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो ए हमारा उत्तर है। 24 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से हल होने लायक नहीं लगते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहां पे? पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में। तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। अब यहां पर यह समझ लीजिए कि यह थोड़ा सा विवादित तथ्य है मसूलीपट्टनम और सूरत को लेकर के। तो हमेशा जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें एक ही ऑप्शन होगा, या सूरत हो या मसूलीपट्टनम हो। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हाकिंसन, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो ये उत्तर हमारा है थॉमस बेस्ट। ठीक है, स्वाली के स्थान पर हरा दिया थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी पुर्तगालियों ने। तो निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित सूरत में किया 1613 में। उसके बाद डचों ने स्थापित किया 1616 में और उसके बाद फ्रांसीसियों ने स्थापित किया 1668 में। तो 1613, 1616 और फाइनली 1668। ठीक है, चलिए। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ए बंगलौर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम और डी सूरत। तो वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली। ये प्रश्न आईएएस प्री 2006 में पूछा गया। अगला,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? एमपीपीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है, लेकिन है काफी मजेदार प्रश्न। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? ए सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे और डी पणजी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत। तो 29 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। तो सूरत से फिर बंबई आई। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो पुर्तगालियों से अंग्रेजों को दहेज के रूप में 1668 में ये मिल गया बंबई। ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह हुआ ब्रिटेन के राजकुमार से, कैथरीन नाम था उनका, और उस विवाह में दहेज के रूप में बंबई मिला ब्रिटिश राजकुमार को, जिसने कि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया 1668 में। तो ये पुर्तगालियों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में बंबई आया 1668 में, और 1687 में सूरत की जगह बंबई को प्रेसिडेंसी बना दिया गया। ठीक है, ये पूरी इसके पीछे की कहानी है। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिसों से, पुर्तगालियों से? तो निश्चित रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था पुर्तगालियों से। 30 का उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है, और ये काफी जो पेपर था उसमें टफ प्रश्न पूछे गए थे, उसी का एक उदाहरण ये है। तो किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? तो निश्चित रूप से प्रयागराज उस समय अंडर में आता था अवध के नवाब के, और नवाब उस समय थे सादत अली। तो सादत अली ने 1797 ईस्वी में अंग्रेजों को प्रयाग का किला सौंप दिया। डी उत्तर है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। तो सर जॉन चाइल्ड ने यह माना कि भारत में उनकी जो नीति है व्यापार की, उसको बदलना चाहिए और आक्रामक स्थिति में उन्हें यानी अंग्रेजों को आना चाहिए और तलवारों का प्रयोग करना चाहिए। और इसी नीति के तहत बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के कई मुगल जहाजों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया जो कि हज पे जा रहे थे। और ऐसे में जब ये औरंगजेब ने देखा तो इनको ठीक प्रकार से दंडित किया गया। बाद में बहुत क्षमा याचना करने के बाद फिर इनको क्षमा मिल पाई। तो 32 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, और डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और इन्हें कर्नाटक का युद्ध भारतीय परिवेश के लिए कहा जाता है। नहीं तो इसमें जो ये युद्ध था ये एक वैश्विक युद्ध था, बड़े विस्तार से हमने समझा हुआ है। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार के जंग से प्रारंभ हुआ था। दोनों देश एक दूसरे से लड़ने लगे, फ्रेंच और इंग्लिश। लेकिन भारत में स्थिति शांत रही। भारत में स्थिति कब खराब हुई यानी युद्ध कब शुरू हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जैसे ही किया गया, भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच चला, और यहां पर पहले ही लिखा हुआ है यह एक वैश्विक युद्ध था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। इस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। 1746 में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़े गए। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बुर्दने के सहयोग से मद्रास को जीत लिया। कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन का हस्तक्षेप, डुप्ले को युद्ध बंद करने का आदेश, और पूरी ये कहानी सेंट थोमे का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था उसको भी हमने समझा।
और फिर फाइनली एला सापेल की संधि 1748, तो ऑस्ट्रिया के युद्ध की समाप्ति हुई इस संधि से। भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया जब वैश्विक स्तर पर समाप्त हो गया तो, और इस संधि के तहत अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया और भारत में मद्रास अंग्रेजों को मिल गया, तो मद्रास पर अधिकार फ्रेंच का हो गया था। अगला प्रश्न, कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठे और डी हैदर अली व मराठे। तो निश्चित रूप से कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। तो 34 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची का प्रश्न आ गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो चलिए सबसे आसान से शुरू करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुई एक्स-ला-चैपल की संधि, यानी ए का 4 होगा। तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल सी में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी हमारा उत्तर है, ठीक है। तो ए का 4, बी का 1 तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्ति, सी का 3 द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध और डी का 2 प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिशों की हार। ठीक है, हैदर अली ने ब्रिटिशों को उनके घुटनों पर बैठा दिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, का पानीपत का तृतीय युद्ध सब सुमेलित है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ, यही सही सुमेलित नहीं है। यूपी जीआईसी 2017 का प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? आईएस प्री 1996। कौन था? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क और वान हेस्टिंग। तो निम्नलिखित में से डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति का प्रारंभ किया। तो 37 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो जो सहायक संधि हम जानते हैं उसका भी जन्मदाता डुप्ले ही था। हालांकि उसका प्रयोग वेले जली ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका प्रारंभकर्ता, उसका पिता यही डुप्ले था। इसी ने ही भाड़े पर सेनाओं, सैनिक सेवा देने का कार्य प्रारंभ किया और खर्च वसूलने का काम प्रारंभ किया। और पहली बार व्यापारियों को ये समझाने में या ये दिखाने में ये रहा कि स्थानीय शासकों पर अपने प्रभाव को बनाया जा सकता है। तो डुप्ले ने जो मार्ग दिखाया उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जैसा कि मालेसन लिखते हैं। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में, कासिम बाजार में। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से सूरत में लगाया। तो 38 का हमारा उत्तर है ए। ठीक है, तो अभी तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसी भी तथ्य को हमने नहीं समझा था, तो अब चार्ट में वो भी आ गया। देख ले थोड़ा फ्रांसीसियों की पूरी कहानी। तो 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे जाना जाता है कंपनी द इंड ओरिएंटल की के नाम से, इसकी स्थापना 1664 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो फ्रांस के राजा लुई 14वें के शासनकाल में हुई। किसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कोलबर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन थे कोलबर्ट? तो लुई 14वें के मंत्री थे। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी अभियान दल भारत पहुंचा और 1668 में यानी कंपनी स्थापित होने के 4 वर्ष बाद फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में और अगले वर्ष दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। और फिर वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिला और बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से फ्रांसीसियों को चंद्रनगर मिला। और ये पूरी कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी कब?
लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। तो निश्चित रूप से लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ए रिश्लू, बी मजारे, सी काल्बर्ट और डी फ्रैंको मार्टिन। तो निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक काल्बर्ट को माना जाता है। 40 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदेल, बी चीनसुरा, सी हुगली और डी श्रीरामपुर। तो बंगाल में डचों ने चीनसुरा और हुगली दोनों जगहों पर अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो 41 का जो हमारा उत्तर है वो है बी और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? अब ये देखिए बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये एक स्थानीय नेचर का प्रश्न है और इसका उत्तर भी विवादित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने से बचना चाहिए। आखिर आदमी के रटने की एक सीमा है, कहां तक रटेगा, क्या क्या रटेगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? अब तो फैक्ट्री तो इन्होंने 50 जगह स्थापित की है, तो पटना में किस वर्ष की है? लेकिन इसका उत्तर 1632 माना जाता है। हालांकि इस उत्तर पर भी विवाद है, लेकिन आयोग ने जो मान लिया वही तथ्य है, बाकी तो सब असत्य है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? तो दक्षिण भारत में फ्रांसीसी क्यों कमजोर पड़ गए? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, यह तो निश्चित रूप से गलत है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, यह भी गलत है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, इसका कोई इस प्रश्न से मतलब ही नहीं है। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थे, निश्चित रूप से यही इसका उत्तर होगा। अंग्रेजी जल शक्ति काफी मजबूत थी। अगला, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। पहला अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी बी हमारा उत्तर है। तो यहां पर एक चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया, 1498 में स्थापित हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेज 1599। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डच 1602। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई थी, लेकिन डच भारत में पहले आए और अंग्रेज बाद में आए। यहाँ पे क्रम लिखा है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 तो स्थान, सूची 2 वो स्थान किससे संबंधित है, ये प्रश्न है। तो पांडिचेरी तो निश्चित रूप से हम जानते हैं ये फ्रेंच से रिलेटेड है। गोवा पुर्तगालियों से रिलेटेड है। ट्रांकेबार ये डेन्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए का 2 हमें कहां दिखता है? ए का 2 हमें ए में दिखता है। तो ए का 2, बी का 3 यानी गोवा पुर्तगाली, सी का 4 ट्रांकेबार डेनिस और सद्रास, डी का 1 डच। ठीक है, तो यही ए हमारा उत्तर है। अगला, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अब यह भी बीपीएससी का प्रश्न है, स्थानीय प्रश्न है। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को बिहार से। तो 46 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला,
निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? आईएस प्री 2007 का प्रश्न है। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो हम जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, सबसे अंत में जो आए वो थे फ्रांसीसी। तो 47 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो उपरोक्त में से सभी जगह पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो 48 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अब एक अच्छा प्रश्न ये आ गया है, आईएस प्री 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो कौन सी भारत को अंग्रेजों की देन थी? तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन तो शेर शाह सूरी और अकबर के समय में ही हम देखते हैं, तो ये अंग्रेज लेकर के नहीं आए। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग भी मुगल काल से हमें दिखता है, तो ये भी अंग्रेजों की देन नहीं है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये तो पुर्तगाली भारत में लेकर के आए। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि उपरोक्त में से कोई भी अंग्रेजों की भारत को देन नहीं थी या नहीं है। तो डी कोई भी नहीं। 49 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ए वारेन हेस्टिंग, बी जीबी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव और डी हेनरी डुंडास। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न। तो निश्चित रूप से यह कथन है जीबी मैकाले का। उसी ने कहा कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। एक्स-ला सापिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यूपी पीसीएस प्री 2020। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई इस संधि से। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, हमने देखा था। तो प्रथम कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति हो गई और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो 1 और 2, ऐसे में सी हमारा उत्तर है। 51 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। तो निश्चित रूप से इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो युद्ध चल रहे थे उसमें अचानक से ब्रिटिश बहुत भारी हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लासी का मैदान मार लिया था और बंगाल के संसाधन अब उनके चरणों में आ गए थे या हाथों में आ गए थे। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत 1 और 2, ये दोनों सही हैं। तो सी। यूपी आरओ री एग्जाम प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 52 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।